Good evening, students. So this is Tarun Tiwari. Good evening. Hi. Oh, so my dear friends, so you have permission, right? You have permission to chat with everyone. So let me change the setting of that. Wait. You cannot chat with everyone. You're not supposed to. All right. Okay. Yeah. Hi, Akshat. Hello. So, all right. Okay. So, yeah. So today we are going to study cell. है ना? We are going to wind up cell. Good evening, Swati, Saloni. Good evening. Very good evening. Chilled evening or rainy evening, we can say. But in Begusara, it's sunny evening. All right. Yeah. Good evening, Ronak. Good evening. Very good evening. All right. So, सेल है ना, सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं. आई एम फ्रॉम बिहार. नो, आई एम फ्रॉम कोयम्बतूर. नो, आई एम फ्रॉम आरा. आई डोंट नो बिकॉज यू नो हम बचपन से कोयम्बतूर में थे. तमिलनाडु आपने सुना होगा नाम, चेन्नई का और तमिलनाडु का, कोयम्बतूर का. सो हम कोयम्बतूर से बचपन में थे, बचपन से लेकर. एंड अभी फिलहाल हम बिहार में है, तो हम है बिहार के, है ना. चलो, सेल चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, इन 1665 में किया था. उसके बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. सेल होता क्या है? फंडामेंटल लाइफ होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है. उसके बाद हमने क्या देखा? साइटोप्लाज्म के बारे में देखा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा कि फ्लूइड मोसाइक मॉडल होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है. उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मोसाइक मॉडल कहते हैं. फिर हमने साइटोप्लाज्म का देखा कि इसमें वाटर होते हैं, एंजाइम होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. फिर हमने देखा कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. फिर न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. उसके बाद हमने न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा. ठीक है, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑलराइट, चलो. तो अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी कुछ और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हमने देखा, है ना. उसके बाद अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और वो है लाइसोसोम. क्या है? लाइसोसोम, सेल ऑर्गेनल. अगला सेल ऑर्गेनल क्या है? लाइसोसोम. अच्छा, चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताते हैं शॉर्ट में, और गोल्गी बॉडी के बारे में भी शॉर्ट में बताते हैं. ठीक है, गोल्गी बॉडी के बारे में शॉर्ट में बताते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को भी रिवाइज कर देते हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कर देते हैं? रिवाइज कर देते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मॉल क्या है? वेसिकल लाइक ऑर्गन है. यानी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ऐसे वेसिकल लाइक, ये वेसिकल्स ऐसे होते हैं, ऐसे वेसिकल्स हैं, है ना. ऐसे क्या है? ऐसे आपको गोल्गी बॉडी की तरह होता है, गोल्गी बॉडी. और फिर ये बीच में इसका कनेक्शन होता है. क्या होता है? कनेक्शन होता है, बीच में कनेक्टेड हो जाता है. ठीक है, बीच में क्या हो जाता है? ये कनेक्टेड हो जाता है. ट्यूब है, ये क्या है? ट्यूब है, और इस ट्यूब से मटेरियल एंटर करता है. ठीक है, ट्यूब है, यहां से भी मटेरियल देखो, जैसे ऐसे क्या, ये आपका न्यूक्लियस के साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा. न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएगा.
तो न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल निकला, न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल निकला पहले किसमें आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहां से फिर कहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर क्या होगा, ओ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, यहां से आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये ऐसे ही मटेरियल जो है मूव करता है इस गैप से, तो गैप होते हैं ताकि मटेरियल्स एक दूसरे से क्रॉस कर सके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है आपका सेक्रीशन, ठीक है, सेक्रीशन होता है इसका फंक्शन, यानी एंजाइम्स को सेक्रीट करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। फिर होता है लिपिड सिंथेसिस, क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस, यानी लिपिड बनते हैं और प्रोटीन बनते हैं। लिपिड क्या है, ये लिपिड, लिपिड यानी फैट, ठीक है। अब हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, ये ऐसा ही प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के बाहर में, यानी ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, छोटा ग्रैन्यूल्स होता है, छोटा ग्रैन्यूल्स, यानी ऐसा ग्रैन्यूल्स, ऐसा ग्रैन्यूल्स, ऐसा ग्रैन्यूल्स, ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, अब उसको वो एरिया क्या दिखेगा, आपको रफ एरिया दिखेगा, क्या दिखेगा, ऐसे रफ लगेगा। मतलब मान के चलिए हमारा चेहरा है, ब्यूटीफुल चेहरा, हैंडसम, ब्यूटीफुल नहीं कह सकते ना, मेल है, हैंडसम चेहरा है, और इस हैंडसम चेहरे के ऊपर दाना 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 जैसा पिंपल निकल आया है, तो हम उस हैंडसम चेहरे को अगर कोई लड़की यहाँ पे ऐसे टच करती है, या मम्मी ऐसे हाथ फेरती है, ठीक है, हाथ फेरती है, गुलाल कोई दोस्त हमें गुलाल लगाता है या रंग लगाएगा, तो क्या होगा, ये ऐसे क्या दिखेगा, ये रफ 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 दिखेगा, है ना, रफ 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 दिखेगा। वहीं अगर कुछ भी नहीं है तो क्या दिखेगा, एकदम स्मूथ। सिमिलरली अगर बाल आप छिला लीजिए, बाल क्या कीजिए, मुंडवा लीजिए पूरा, और क्या करिए आप मुंडवाने के कुछ 10-15 दिन या 20 दिन 25 दिन बाद क्या करिए, उसको टच करिए, एकदम रफ दिखेगा। और अगर चानुल है, उसको बाल ही नहीं है, वहां पे उगे ही नहीं है, उसको टच करके देखो तो सॉफ्ट दिखेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, सॉफ्ट कुछ है ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, या कहेंगे स्मूथ हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये जो ग्रैन्यूल है, ये जो ग्रैन्यूल है, यही ग्रैन्यूल वो हमारा पिंपल है, ठीक है, चेहरे पर आया हुआ पिंपल, ये ग्रैन्यूल, इसको हम कहते हैं राइबोसोम, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। आपने नाम सुना होगा राइबोसोम का, वही राइबोसोम आपके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो उस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गुड इवनिंग अंशुल, गुड इवनिंग, बड़ा लेट से ज्वाइन किया यार, हैं, टाइम पे आया करो। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई अंडरस्टैंड नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है छपरा में आज, ठीक है, बारिश बहुत भयंकर हुई है ना, एनीवेज नो इश्यूज। तो आर क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, पिंपल आ गया, इसको क्या आ गया है, पिंपल आ गया है, घमोरी हो गई है इसको, गर्मी का मौसम चल रहा है ना, घमोरी हो गई है। तो ये घमोरी को इलाज क्या है, खड़े हो जाइए, घमोरी ठीक हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आई डोंट नो कि ऐसा है कि नहीं है। हाँ अक्षत, आपने ज्वाइन किया, हम अंशुल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये इसको घमोरी निकल आया है, इस घमोरी को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जहां जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये घमोरी यानी ये राइबोसोम ऐसे अटैच हो जाता है, हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं अगर ये देखो, इस सब में क्या है? ये सब में है ही नहीं, कुछ नहीं है, घमोरी नहीं निकला है। बहुत सुंदर है, दिख रहा है ना, घमोरी है ही नहीं। ये बहुत ही चिकना दिखेगा, क्या देंगे? चिकना है। इसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए सोनल, अक्षत, आप मुझे बताइए कि कौन कौन सा हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा चुके हैं। बताइए तो जरा, कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैट बॉक्स में जरा बताइए ना, सेल ऑर्गेनल हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि यही चैप्टर हम 3 क्लास में पढ़ा रहे हैं। 10th में, सॉरी 10th बोल रहे हैं, 9th में, 8th में, 12th 11th में। तो प्लीज टेल मी कौन कौन सा ऑर्गेनल हो चुका है आप लोगों का। ER हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अच्छा ओके। और कुछ? गोल्गी बॉडी, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है, और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है अभी बता दे रहे हैं, फिर से हम बताएंगे, लेकिन याद रखना उस वक्त हम पूछेंगे। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। सो प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम होता है? राइबोसोम का। और क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम। ठीक है, और ये स्टीरॉयड, और स्टीरॉयड भी यहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनाते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनाते हैं। एनीवेज, उसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, हायर क्लासेस में पढ़िएगा उसके बारे में। ठीक है, ऑल राइट। ये समीर आनंद, लिपिड सिंथेसिस। लिपिड यानी फैट, फैट यानी चर्बी। ठीक है, सो लिपिड सिंथेसिस का मतलब होता है लिपिड को बनाना। हमारे सेल लिपिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो लिपिड को सिंथेसाइज करना, लिपिड को बनाने को हम कहते हैं लिपिड सिंथेसिस। और लिपिड का मतलब होता है फैट। लिपिड कैसे बना रहता है? लिपिड बना रहता है 2 चीज से। किस चीज से? एक है फैटी एसिड, यानी हम इसको कहेंगे फैट, यही है आपका फैट। इसके साथ साथ ग्लिसरॉल होता है। ये दोनों मिलकर ही क्या बनते हैं? लिपिड बनते हैं। ये लिपिड है। ठीक है, सो सिंपल भाषा में कहें तो चर्बी बाहर में निकल गया तो चर्बी कहलाएगा, अंदर में वो फैट कहलाएगा, लिपिड कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? लिपिड कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया हो चुका है, गोल्गी बॉडी देखते हैं। ठीक है, ओके। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी कहां होता है? न्यूक्लियस के करीब होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के करीब होता है। मान के चलिए ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, मान लीजिए कि क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, या हम कह सकते क्रोमैटिन फाइबर्स है, तो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाजू आजू बाजू में क्या है? इसके आजू बाजू में है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है इसका आजू बाजू में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं पे इसी के बाजू में एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का रहता है, इसका नाम है गोल्गी बॉडी। इसका नाम है गोल्गी बॉडी।
ये क्या है? ये है आपका गोल्गी बॉडी। ये क्या है? दिस इज योर गोल्गी बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं, ये गोल्गी बॉडी है। और इस गोल्गी बॉडी, और ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस है और ये पूरा का पूरा क्या है? सेल है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा सेल है। क्या पूरा का पूरा सेल है। ये जो गोल्गी बॉडी है ये कहां रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल में भी रहता है, और ना 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 सॉरी 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 सॉरी, प्लांट सेल में भी रहता है और एनिमल सेल में भी रहता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल। ध्यान से सुनिएगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही मिलता है, और दोनों में होता है। हमारा गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में ही होता है और प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है, लेकिन अमाउंट डिफर होता है। क्या होता है? अमाउंट। और साथ ही साथ नाम भी डिफर होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहते हैं, एनिमल सेल में भी उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, लेकिन नंबर में यहां पे अंतर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में बहुत कम होता है, लेस, और एनिमल्स में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट्स फंक्शन इज टू स्टोर एनर्जी, store ATP, provide energy when required. But humans or animals, they require more energy because they move from one place to another for work. They do various exercises, various physical activities like teaching, like writing, like studying, like walking, like running, sleeping. हाँ, सोने में भी एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी लगता है. So everything needs energy. So animals need more energy. So more energy means more powerhouse of the cell. More powerhouse of the cell means more mitochondria. ठीक है. वही प्लांट्स एक ही जगह पे रहते हैं, थोड़ा सा हिल लेते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं. They require less energy, less powerhouse of the cell और less mitochondria comparing to animal cell. क्लियर है? नेक्स्ट बात करें गोल्गी बॉडी की, तो गोल्गी बॉडी इज प्रेजेंट मोर और लेस सेम इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, बट नेम डिफर्स. प्लांट में हम गोल्गी बॉडी को प्लांट में क्या कहते हैं? प्लांट में अगर ये गोल्गी बॉडी है तो इसको हम कहेंगे डाल्टन्स बॉडी. डाल्टन्स बॉडी, या फिर हम इसको कहेंगे डिक्टियोसोम. क्या कहेंगे? डिक्टियोसोम. ठीक है. गोल्गी बॉडी का, गोल्गी बॉडी हम कह सकते हैं टोटली, हम इसको क्या कह सकते हैं? गोल्गी बॉडी, या फिर हम इसको कह सकते हैं गोल्गाई अपैरेटस. इसको हम कह सकते हैं गोल्गाई अपैरेटस, या हम इसको कह सकते हैं डिक्टियोसोम. इसको कह सकते हैं डिक्टियोसोम और इसको कह सकते हैं डाल्टन्स बॉडी. ओके, सॉरी.
सो एनिमल्स में हम इसको क्या कहेंगे, एनिमल्स में कहेंगे गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस। क्लियर है? सो दिस इज द नेम डिफरेंस, दिस इज द नेम डिफरेंस। गोल्गी बॉडी का काम क्या है? गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है हमारे जस्ट न्यूक्लियस के करीब। इसके दो एंड हैं, एक है आप देख सकते हैं छोटा सा शार्प एंड है, इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स की कॉन्केव। ठीक है, क्या कहेंगे? आप स्मार्ट हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, गलत मत बोलना। और ये क्या है? कॉन्वेक्स की कॉन्केव है। ठीक है, जो भी हम इसको कहते हैं, ये छोटा सा इलाका और ये बड़ा सा इलाका, ये जो बेंड है या ना पीठ और ये चेहरा, तो पीठ किसके तरफ रहेगा? न्यूक्लियस के तरफ। आपको पीठ नहीं लिखना है, आपको लिखना कॉन्वेक्स या कॉन्केव। आप बताना मुझे कौन सा कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस या मिरर आपने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर फिजिक्स में। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स की कॉन्केव है, आप बताना मुझे। ठीक है, हम कहेंगे कि ये पीठ इसका किस तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ, और इसका चेहरा किस तरफ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ऐसा ही होना चाहिए गोल्गी बॉडी। कैसा? ऐसा ही होना चाहिए। यानी इसका पीठ कहाँ है? इसका पीठ है न्यूक्लियस की तरफ, चेहरा कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है ना समझ में? आना चाहिए समझ में। नहीं आ रहा तो बोल देना, हाथ उठा देना, या ऐसे क्रॉस वाला सिंबल दे देना, या फिर बोल देना भाई, बोलना नहीं, बोलना नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आए तो प्लीज कुछ भी इंडिकेट कर दो यार मुझे, ताकि पता चल जाए कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक काम करो, अगर समझ में आ गया है तो आप लोग टिक मार्क दे दो, तो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट पे टिक है, टिक का ऑप्शन है, जरा उसको टिक कर दो कि समझ में आ गया, मुझे पता चल जाए। पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे नीचे टिक करने के ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करोगे तो मुझे दिखाई दे देगा। नहीं है? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, टिक नहीं है, ओके कोई नहीं। हाथ उठाने का ऑप्शन होगा, हाथ उठा दो, चलो कि समझ में आ गया। चलो इसका मतलब सबको समझ में आ गया। जिसको समझ नहीं आया चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकता है। ओके, तो ये है गोल्गी बॉडी। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन इसका क्या है? इसका पहला फंक्शन है पैकेजिंग। पैकेजिंग यानी जो भी मटेरियल ये हमारे न्यूक्लियस से निकल रहा है, ये जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंटर करेगा हमारे गोल्गी बॉडी में, और वहां पे ये पैकेज होगा। दूसरी चीज, कुछ कुछ मटेरियल ये गोल्गी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे सेक्रीशन। पैकेजिंग और सेक्रीशन ये दो मेजर फंक्शन है हमारे गोल्गी अपैरेटस का, पैकेजिंग एंड सेक्रीशन। पैकेजिंग किस चीज का? मटेरियल विच इज कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो मटेरियल सारा केमिकल हो, एंजाइम, हार्मोन हो, सबको पैक करता है। पैक करने का काम गोल्गी बॉडी का है। ठीक है, ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट का है। कुछ कुछ क्या करता है पैक करते वक्त? अपैरेटस का मतलब क्या होता है? अपैरेटस का मतलब होता है बर्तन ना, बस बर्तन। वो बर्तन क्या है? क्यों बर्तन कहते हैं अपैरेटस, इसको क्यों कहते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे अभी, जस्ट तुरंत बताएंगे। ठीक है, क्या करता? पैकेज करता है। पैकेज यानी मान के चलो कि कुछ केमिकल आया, उस केमिकल को इसने पैक किया, उसके पास पैकेट होंगे, और उससे पैक किया, पैक करके छोड़ दिया, है ना? पैकेजिंग एंड सेक्रीशन। पैक करके क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट भी करता है, और ये कुछ कुछ स्टोर भी करता है। नहीं, स्टोरिंग की वजह से नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये पैक करने के बाद यहां से ये छोटे छोटे बॉल्स, ये दिख रहा है आपको बॉल्स, ये छोटे छोटे बॉल्स बनाकर, ऊपर में बॉल्स दिख रहा है, ये छोटे छोटे बॉल्स बनाता है, यानी ये छोटा छोटा इसका वेसिकल है। क्या है? वेसिकल। और इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं हार्मोन्स, एंजाइम्स। इसमें क्या होता है? हार्मोन्स, एंजाइम्स। तो ये बर्तन है, अपना अपने पास से बर्तन दे रहा है, और बर्तन में सारा मटेरियल को भरकर पैक करके भेज रहा है, और इसीलिए हम इसको गोल्गी अपैरेटस भी कह सकते हैं। ठीक है, अपैरेटस। यस ऑफ कोर्स, ये सेक्रीशन का काम भी करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। मतलब यहां से जो मटेरियल है ट्रांसपोर्ट करके ये बर्तन बनाकर भेज दिया।
ठीक है, तो ये एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, ये सब प्रोसेस करके आगे भेज देता है। समझ में आया? सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस। ओके, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से हम मिटा देते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज अ मटेरियल, इज अ spherical ball. Lysosome is a spherical ball. Lysosome is a spherical ball which contains hydrolytic enzymes. Which contains enzymes. इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? हजमोला है ये, हजमोला का शीशी है। यस, मतलब मान के चलिए आपको कोई पाचन पे प्रॉब्लम है, आप क्या करिए? हजमोला खा लीजिए, ठीक हो जाएगा ना। वैसे ही हमारे बॉडी में सेल के अंदर, मान के चलो हमारा सेल है, ठीक है, हमारा क्या है? हमारे पास सेल है कि नहीं है? यस, हमारा पूरा बॉडी सेल से बना है। तो ये क्या है? ये एक सेल है। इस सेल के अंदर लाइसोसोम है। सेल के अंदर क्या है? हमारा लाइसोसोम है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा है, यानी इसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कुछ ऐसे केमिकल है, ये क्या है? कुछ ऐसे केमिकल है जो पचाने के लिए यूज होता है। हाँ कनिष्का, क्या प्रॉब्लम है बताइए तो। कनिष्क दाज, क्या दिक्कत है? आपने हाथ उठाया है तो कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। एनीवेज, गलती से उठा लिया होगा ना, तो उसको क्लिक कर दीजिए। बॉल में प्रेजेंट है एंजाइम। बॉल में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक, या हम इसको कहेंगे डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या काम करता है? ये एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है? तो बूस्ट करने के लिए होता है, कुछ रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे इसका क्या काम है? मान के चलो सेल के अंदर हमारे एंजाइम है, ये क्या करेगा? मान लो कि हमारे सेल में कोई किसी बाहरी व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया। बाहरी व्यक्ति ने क्या किया है? आक्रमण कर दिया है। यहाँ पे ये क्या है? बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ पे आक्रमण कर दिया है, सेल के अंदर घुस गया है। आक्रमण करके क्या हो गया है? घुस गया है। जैसे ही आक्रमण करके घुसता है, ये हमारा सेल का दुश्मन है। सेल का क्या है? दुश्मन है। ये जैसे दुश्मन अंदर आता है, जैसे दुश्मन अंदर आता है, इस दुश्मन के ऊपर ये एंजाइम छिड़क दिया जाता है। दुश्मन के ऊपर ये अपने आप को क्या कर लेगा? ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ब्लास्ट हो जाएगा और इसके ऊपर ये छिड़क देगा, इसके ऊपर ये गिर जाएगा। जब इसके ऊपर ये एंजाइम गिर जाएगा, ये जो अंदर में आया है हमारा दुश्मन, ये डाइजेस्ट यानी ये टूट जाएगा, ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और फिर क्या होगा? सेल बाहर उसको फेंक देगा, थूक देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एंजाइम है जो इसके ऊपर गिरा है, जिसके वजह से ये हमारा वैक्यूल, ये हमारा क्या, सॉरी लाइसोसोम, क्या किया? इसके ऊपर गिरा है, तब जाके क्या हुआ? ये डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ पैथोजन और फैगोसाइटोसिस, और वी कैन से डाइजेशन। ठीक है, ब्रेकडाउन। तो ये पैथोजन को किल कर दिया। पैथोजन को क्या कर दिया? किल कर दिया। अब देखो, ये लाइसोसोम, दो तरह के लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? दो तरह के लाइसोसोम होते हैं। एक
जो खुद के मतलब मान ये क्या होता है, दो तरह का लाइसोसोम होता है, एक अपना जो कुछ सेल का जो छोटे मोटे ऑर्गेनेल है उसको मारने वाला, और दूसरा अगर देखेगा कि यहाँ पे डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, डीएनए ही डैमेज हो गया है, अब क्या करेगा, खुद बर्स्ट हो जाएगा और सारे सेल को ले डूबेगा, सारे सेल को क्या कर देगा, मार देगा, ये खुद भी मर जाएगा और पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये खुद भी मर गया, सुसाइड कर लिया और सेल को भी ले डूबा, इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग। जब कभी भी आता है कोई पैथोजन तो ये खुद सुसाइड कर लेता है उस पैथोजन को मारने के चक्कर में, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग कहेंगे। सो लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, जो जो बोले नोट करते जाइए, ठीक है। सुसाइडल बैग, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। देखिए ये हमारा लाइसोसोम एम्प्टी नहीं होगा, लाइसोसोम एम्प्टी होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइसोसोम में गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। लाइसोसोम कभी एम्प्टी नहीं होता है, लाइसोसोम में हमेशा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। एम्प्टी होना इसका मतलब खुद जब सुसाइड करेगा तभी एम्प्टी होगा, ठीक है, अनलेस अनटिल ये एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा जूस निकाला फेंक दिया, थोड़ा सा जूस निकाला फेंक दिया, नहीं, मरता है तो सारा जूस एक साथ गिरा देता है उसके ऊपर, यानी ले देकर डूबता है, खुद भी डूब मरता है, दूसरों को भी लेकर मारता है, ठीक है। ये ऐसा है, ले दे के बोल, वैसे ही ले दे के मार, है ना। तो ये है लाइसोसोम। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम की। नेक्स्ट बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम, ठीक है। हाँ कनिष्का, क्या दिक्कत है, बोलिए ना। हाथ उठा देने से नहीं होता है, चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए। नॉट एनी क्वेश्चन तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, हर सेल में होता है तो अपना खुद का सेल ये डाइजेस्ट करता है। कनिष्का राज, क्यों भाई अपना हाथ उठा के रखे हैं, शो हे प्रभु यार। लोअर और हैंड का एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर दो ना भाई, मुझे दिखेगा कि आपको क्वेश्चन, फिर अगर आपको क्वेश्चन होगा भी तो हमें लगेगा कि ऐसे ही हाथ उठाए हो, क्वेश्चन का हम पूछेंगे नहीं कि क्वेश्चन है कि नहीं है, चैट बॉक्स में आपका देखेंगे नहीं, ये गलत बात है भाई। देखो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्रेजेंट in both prokaryotic cell and eukaryotic cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell, ठीक है। so it is present, ribosome is present in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. Second thing, ribosome is present in both plant cell and animal cell,
and animal cell except RBC, except RBC. सो जो हमारे जो मेमेलियन आरबीसी, या फिर हम लिख देते हैं मेमेलियन आरबीसी, एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी, मेमेलियन आरबीसी, राइबोसोम. ऑलराइट, राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स. राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज 70S राइबोसोम and second is 80S ribosome. Ribosome is of two types. One is 70S ribosome and another one is 80S ribosome. The ribosome which is present in the prokaryotic cell is 70. Ribosome which is present in the 70S ribosome. The ribosome which is present in the eukaryotic cell is 80S ribosome. ठीक है, ओके. ये क्या 70S 80S? इट इज द डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड सेडिमेंटेशन रेट. ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट अलग होता है, सो इसीलिए हम यहाँ पे 70 और 80S लिखते हैं. ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट. S मींस सेडिमेंटेशन रेट. नाउ हमारा जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम एक छोटा सा होता है और एक बड़ा होता है. क्या होता है? एक बड़ा होता है. एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है. और इसके पास क्या होते हैं? इसके पास एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. ठीक है, जहां पे आकर हमारे डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल, जहां पे आकर डीएनए जब प्रोटीन, जब एमआरएनए बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, वो आरएनए आता है यहाँ पे. ठीक है, वो आरएनए यहाँ पे आता है और फिर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. ठीक है, वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है. सो ये प्रोटीन फैक्ट्री, हम आरएनए को क्या, हम रिबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द, हम कहते हैं क्योंकि यहीं पे आपको पे क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं. प्रोटीन का फॉर्मेशन यहीं पे होता है. ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है. हमारे पास डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, ये क्या है? मान के चलो कि न्यूक्लियस है. क्या है? न्यूक्लियस है. इसके अंदर क्या है? डीएनए है. ये डीएनए क्या बनाएगा? ये डीएनए एमआरएनए बनाएगा और ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा. यानी ये मान के चलो ये क्या है आपका? ये है आपका साइटोप्लाज्म. ये आपका साइटोप्लाज्म है. ठीक है, तो एमआरएनए यहाँ पे आया. अब ये एमआरएनए कहाँ जाएगा? हमारे पास है राइबोसोम. ये एमआरएनए मान के चलो ये हमारा क्या है? ये हमारा एमआरएनए है. दिस इज योर एमआरएनए. ये एमआरएनए जाएगा कहाँ पे? ये एमआरएनए मूव करेगा आपको और जाएगा हमारे इस रिबोसोम के पास. यहाँ पे एंटर करेगा. जैसे वहां पे एंटर करता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फिर यहां से जो बन के निकलता है वो होता है प्रोटीन. क्या बन के निकलता है? प्रोटीन बन के निकलता है. डिफरेंट प्रोटीन बन के यहाँ पे निकलते हैं. ठीक है, यहाँ पे एमआरएनए आते जाते और फिर यहाँ से प्रोटीन निकलते जाते. ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? निकलते जाते. या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ प्रोटीन, हम कुछ बुक्स में डायग्राम आपको दिया होगा इस तरह से कि प्रोटीन यहाँ पे बन के निकल रहे हैं. सो एक तरह से क्या जाएगा? एमआरएनए, आरएनए जाएगा और दूसरी तरफ से प्रोटीन बन के निकलते जाएंगे. यानी इसमें सिंपल सी चीज समझने वाली ये बात है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज योर एमआरएनए. और एमआरएनए से क्या बनता है? एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. सो अगर कोई पूछे आपसे कि हाउ प्रोटीन इज मेड, तो आपको लिखना है कि फ्रॉम एमआरएनए एंड विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम. सो व्हाट इज द प्रोसेस? फ्रॉम वेयर डज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट्स? It starts from DNA. It starts from DNA. So DNA makes mRNA और the process को हम क्या कहते हैं? उस process को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. उस process को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन.
और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। और एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, एमआरएनए हम क्यों कहते हैं, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। हमारे जो आरएनए होते हैं, ये आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है टीआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए, तीसरा होता है आरआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और आरआरएनए का मतलब होता है रिबोसोमल आरएनए। वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना जानना है कि हमारा जो राइबोसोम है, फिर से सुनिएगा, राइबोसोम is present in both eukaryotic and prokaryotic cell, ठीक है। सो राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। हम राइबोसोम खत्म करके आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके अलावा हम कहेंगे कि राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। यस, क्लियर है। सो इसको हम कहेंगे प्लांट एंड एनिमल सेल। अब राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। याद कर लेना, यहीं पे याद कर लेना, यहीं पे, घर पे जाके बाद में रटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे याद कर लो। क्योंकि राइबोसोम किस चीज से कहां पे प्रेजेंट होता है, दोनों में होता है। कहां कहां पे, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहलाएगा, आप क्या कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आंसर मुझे दीजिए कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है कि नहीं है। हम पहले बता देते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट है। ये क्या है, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यानी क्या इसमें मेम्ब्रेन है, हमने क्या इसमें मेम्ब्रेन बनाया है? आप देख लीजिए, ठीक है। मुझे बताइए कि क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में मुझे आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट से आंसर अपना चैट बॉक्स में डालते जाइए जल्दी। क्वेश्चन है, क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? कुछ लोगों ने आंसर यहां पे दिया है यस, कुछ लोगों ने आंसर दिया है नो। सही आंसर क्या है? सही आंसर है नो। दिस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, दिस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ये क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी विच मींस इसके पास क्या नहीं है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके पास क्या नहीं होता है? इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। तो ये है क्या? तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। आपको आंख मूंद के बता देना है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल में है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है पता है आपको? मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? छिलका। मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन को हम कहते हैं छिलका। जैसा टमाटर है, हर चीज को हम खाने से जोड़ देते हैं, जोड़ना भी चाहिए, है ना, खाने से जोड़ना भी चाहिए। जो जिसको अच्छा लगता है उससे जोड़ देता है वो। मुझे खाना अच्छा लगता है, हम खाने से जोड़ देते हैं, है ना। खाना मुझे बहुत पसंद है, और उसमें मुझे पूरी सेवई खाना बहुत पसंद है। पूरी सेवई, और सेवई से सेवई पिठा है, बहुत अच्छा लगता है। खीर भी हो सकता है मस्त, पूरी सेवई, उसके साथ साथ गोभी, गोभी का सब्जी मिल जाए, मजा आ जाए। फूल गोभी, उसमें भी भिंडी हो, रसदार सब्जी हो। आई एम लाइक यू, यस, आई डोंट नो, ठीक है। पूरी हो, सब्जी हो, रसदार सब्जी हो, मजा आ जाए सच्ची, ठीक है। या फिर पराठा हो, तला हुआ चीज, पकौड़ी, अगर चावल के साथ प्याज का पकौड़ी खाइए, मजा आ जाएगा, सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्याज का पकौड़ी हो और चावल हो, साथ में थोड़ा सा चावल, गर्मा गर्म चावल हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए, देसी घी, मस्त मजा आ जाएगा। खैर, हम उस पर बात नहीं करेंगे। पनीर,
पनीर खाना चाहिए हर एक इंसान को। पनीर, हाँ विंटर में गोभी, अभी भी गोभी मिल रहा है भाई, लेकिन थोड़ा महंगा है, 120 रुपए किलो है, 110 या 120 रुपए केजी है। ऑनलाइन खरीदिए हुए तो 4 रुपए 105 रुपए केजी के रेट से आ रहा है गोभी, फूल गोभी। ठीक है, अभी भी मिल रहा है, हम लोग 2 दिन पहले हम लोग खाए थे, तो मिल रहा है अभी, आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी है। ठीक है, थोड़ा महंगा है लेकिन अब है, अवेलेबल है। एनीवेज, तो पनीर खाना चाहिए रोज, आप लोग पनीर खाइए, पनीर में प्रोटीन होता है, पनीर में फाइबर्स होते हैं। ठीक है, चिकन नहीं खाना चाहिए, चिकन खाना छोड़ दीजिए। ठीक है, हम प्योर शुद्ध शाकाहारी हैं, ब्राह्मण हैं, और इसीलिए हम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग। ठीक है, हम ये सब नहीं खाते। ठीक है, एनीवेज, हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टमाटर आपने देखा होगा, टमाटर है कि नहीं है, टमाटर खाया होगा, टमाटर का छिलका होता है। सिंपल पनीर, नॉट फ्राइड पनीर, सिंपल पनीर, सिंपल पनीर घर में दूध लाइए, उसको दूध को फाड़ कर पनीर बना लीजिए, या उसको छेना बना लीजिए, और उसके साथ थोड़ा सा हल्का सा शक्कर, और या बिना शक्कर के भी खा सकते हैं, खा लीजिए, आपका शरीर पुष्ट हट्टा कट्टा यानी मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, हड्डी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मांस आपको मिलेगा, यानी मसल्स गेन होंगे, आपको मसल गेन होंगे, आपको हड्डी मजबूत आपका। ठीक है, आपका मस्तिष्क शार्प होगा। ठीक है, उसके बाद आपके फाइबर्स, यानी जिसको अनपच का प्रॉब्लम है, जिसको कॉन्स्टिपेशन, यानी सुबह में जाता है बाथरूम में और अच्छे से उसका पेट साफ नहीं हो पाता है, कितना प्रेशर देता है, प्रेशर बनाता है, नहीं, उसको उसका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वो कंज्यूम कर सकता है डेली बेसिस पे, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इसके फायदे हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल रोज करना चाहिए, कटोरा रोज छेना फाड़ कर दूध से खा लिया करो। इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, यस, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, फाइबर्स होता है, प्रोटीन होता है हाई अमाउंट में। जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, जो मांस नहीं खा सकते, वो पनीर खा सकते हैं, क्योंकि जितना मांस में होता है प्रोटीन, लगभग उतना प्रोटीन आपको एक सम अमाउंट ऑफ पनीर या फिर सम अमाउंट ऑफ छेना में हो जाता है आपको। इसीलिए छेना ही पनीर बनता है, वही टाइट हो जाता है, पनीर कहते हैं उसको। ठीक है, तो पनीर का सेवन या छेना का सेवन करते रहिए। सोयाबीन, ऑफ कोर्स सोयाबीन भी होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, लेकिन सोयाबीन, आज सोया सीड खाइए। जो सोयाबीन ऐसे मिल रहा है, जो पानी में डालने के बाद फूल जा रहा है, वो वेस्ट मटेरियल है, उसका कोई फायदा नहीं है। सोया सीड खाइए, सोया सीड में प्रोटीन हाई अमाउंट में होता है। राजमा खाइए, हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है। ठीक है, एनीवेज, हम कहाँ थे, राइबोसोम। हम इसलिए बोल रहे थे कि टमाटर जो है, टमाटर का आपने देखा होगा छिलका होता है। ठीक है, टमाटर का क्या होता है, छिलका। वो जो हमारा छिलका है ना, क्यों होता है छिलका, ताकि टमाटर के अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करे, वो ऊपर का मेम्ब्रेन है उसका, क्या है, मेम्ब्रेन। लेकिन राइबोसोम में ऐसा छिलका नहीं होता है। आटा ले लीजिए, आटा का 2 गोला बना दीजिए। ठीक है, आटा ले लीजिए, और आटा जब हम सानते हैं ना, गूंथते हैं या सानते हैं, जिसको हम कहते हैं आटा गूंथना, तो आटा जब गूंथते हैं, तो आटा गूंथने के बाद एक छोटा सा बॉल ले लीजिए, और एक थोड़ा सा बड़ा सा बॉल ले लीजिए, दोनों को अटैच कर दीजिए, बन जाएगा आपका राइबोसोम। वैसा ही होता है राइबोसोम। आटा का जो हम गोला लेंगे, तो क्या उस पर मेम्ब्रेन मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। क्या उस पर मेम्ब्रेन होगा, नहीं होगा। टमाटर लीजिए, मेम्ब्रेन मिलेगा, लेकिन आटा ले लीजिए, क्या मेम्ब्रेन मिलेगा, नहीं मिलेगा। राइबोसोम वही है, राइबोसोम के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। वैक्यूल, लाइसोसोम हमने देखा कि लाइसोसोम में पानी भरा हुआ है, एंजाइम भरा हुआ है, यानी एंजाइम के ऊपर एंजाइम को कवर करने के लिए प्रोटेक्शन है, तो वो उसका मेम्ब्रेन है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंड है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, ऑलराइट, तो वही है। तो ये क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। भाई अभी टाइम है सुनने का, ठीक है, खत्म कर लेते हैं। और देखो, ये दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में 80S होता है। मान के चलो ये हमारा राइबोसोम है, इस राइबोसोम को अलग अलग टुकड़ा कर दो, अलग अलग तोड़ दो इसको। हम इसको सेंटर से क्या कर देते हैं, सेंटर से इसको तोड़ देते हैं। जब इसको हम सेंटर से तोड़ देंगे, अलग अलग बॉल ले लेंगे, और दोनों को हम ऐसे खड़ा सामने से रख देंगे, सामने, सॉरी इसको हटा देते हैं। मान के चलो कि हमने 2 बॉल लिया, ठीक है, 2 बॉल लिया, सामने से 2 बॉल लिया, हम इसको ड्रॉप कर दिए, हम इसको नीचे गिरा दिए। जो पहले गिरेगा उसका सेडिमेंटेशन रेट कितना होगा, कम होगा, उसका सेडिमेंटेशन रेट कम होगा। ये एस क्या है, सेडिमेंटेशन रेट।
सेडिमेंटेशन रेट। इसका क्या है? सेडिमेंटेशन रेट है। यानी कि ये जो हमारा ऐसा ही सेडिमेंटेशन रेट, और सेडिमेंटेशन को कहते हैं सेटलमेंट। अगर मान लीजिए कि दो ये पेन है, हमने लिया है, दोनों को हमने ऐसे गिरा दिया, जो पहले गिरेगा उसका कम होगा, ठीक है, जल्दी सेडिमेंट होगा। तो जो छोटा सा है वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, इसीलिए सेडिमेंटेशन। मान के चलिए आप पानी ले लीजिए, ठीक है, एक कप पानी लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, जो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे सेटल हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, यानी नीचे जम जाना। तो अगर हम दो बॉल को, राइबोसोम के इस दो टुकड़े को हम लेते हैं और इसको हम सेडिमेंट करते हैं, तो पहले ये जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा और ये कम सेडिमेंट होगा, ठीक है। वैसे अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होगा वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा इससे 10 सेकंड लेट से होगा, और इसीलिए हम 70s और 80s कहते हैं। इसका सेडिमेंटेशन रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है? राइबोसोम कहां होता है? दोनों एनिमल और प्लांट सेल में होता है, लेकिन ये राइबोसोम हमारे मेमेलियन आरबीसी यानी आरबीसी सेल्स में, ह्यूमन आरबीसी, एनिमल आरबीसी, मेमेलियन जो मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और ये क्या करता है? यहां पे आरएनए आते हैं, और वो आरएनए क्या करते हैं? वो आरएनए प्रोटीन बनाते हैं। वो आरएनए क्या करते हैं? वो आरएनए प्रोटीन बनाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो जब प्रोटीन फैक्ट्री कहेंगे, विच मीन्स ये क्या कर रहा है? इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, और इसीलिए इसको कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्लियर है? डन। चलो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। इसको मिटाए थे हम, इसको बना देते हैं। ऑल राइट, ओके। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलो, एक छोटा सा स्टोरी है, ठीक है। सब लोग स्टोरी 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 कर रहे हैं, चलो स्टोरी सुना ही देते हैं, ठीक है। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। चलो, तो स्टोरी क्या है? स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार क्या था, एक बार हमारे एक एक राजा थे, ठीक है। क्या थे? एक राजा थे, और राजा ने क्या किया? राजा ने घोषणा कर दी, ठीक है। राजा ने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में जो भी, ठीक है, या छोड़ो ये कहानी नहीं, दूसरा कहानी करते हैं, ठीक है। एक बार एक बिजनेसमैन था, ठीक है। वो बिजनेसमैन को, उनको आदत था कि वो हमेशा ट्रेन का जर्नी करते थे। क्या करते थे? ट्रेन का जर्नी करते थे। ट्रेन का जर्नी करते थे, तो ट्रेन के जर्नी करते वक्त, ठीक है, ट्रेन का जर्नी करते वक्त वो आपके ऑफिस जाते थे ट्रेन से, और ट्रेन से ही वापस आते थे, ठीक है। और उस दौरान उनको जो भी घटनाएं वो देखते थे, वो क्या करते थे? घर आने के बाद वो अपने डायरी में लिखा करते थे, ठीक है। डायरी में लिखते थे कि आज मुझे ये सीख मिली, कुछ ना कुछ सीखते थे, और उसको डायरी में अपने अंकित करते थे। अपने डायरी में क्या करते थे? डायरी में उसको अंकित कर देते, ठीक है। तो ये उन महाशय का ये रोज का ये धंधा हो गया। रोज का ये धंधा हो गया कि रोज आते थे और ऑफिस जाते थे ट्रेन से, और उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद वो अंकित कर देते थे, ठीक है, यानी लिख देते थे कि डायरी में ये हम लिख रहे हैं। एक बार की बात है, ठीक है, एक बार की बात है
वो अपने ऑफिस से, ठीक है, वो अपने ऑफिस से गुजर रहे थे, आ रहे थे घर। ठीक है, अपने ऑफिस से क्या हो रहा था, वो घर वापस आ रहे थे। जब अपने ऑफिस से वो घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उन ट्रेन में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक फैमिली बैठी हुई है। ठीक है, और वो जो फैमिली है, वो फैमिली में औरत है, एक मर्द है, दो बच्चे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक नॉर्मल एक फैमिली था जो उनके सामने वाले सीट पे बैठा हुआ था। ठीक है, और वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि चलो आज क्या सीखने वाले हैं, आज हम क्या सीखने वाले, वेट कर रहे थे। तब तक उतने में एक छोटा बच्चा आया, पानी बेचते हुए, पानी ले लो करते हुए एक छोटा सा बच्चा आया। वो बच्चा आया और वो बच्चा आने के बाद क्या हुआ कि वो आदमी जो सामने उनके उस बिजनेसमैन जो कि ऑफिस से आ रहे थे, उनके सामने जो फैमिली बैठे थे, उन फैमिली के जो हमारे एक जो पुरुष है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि भैया बेटा पानी कितने में दे रहे हो, पानी कितने में दे रहे हो। तो लड़का बोला कि 20 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, लड़का क्या बोला, लड़का लड़का कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। ठीक है, लड़का कुछ नहीं बोला लेकिन मुस्कुरा के क्या हुआ, आगे बढ़ गया। ठीक है, लड़का कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। जब ये देखा कि मुस्कुरा के आगे बढ़ गए, ठीक है, जब ये देखे कि मुस्कुरा के क्या हुआ, आगे बढ़ गया लड़का, तो देखकर ये बिजनेसमैन जो सामने बैठे हुए थे, जो कहानी लिखते थे, जो लिखते थे कि ये आज क्या उन्होंने सीखा, ये शॉक्ड रह गए कि बच्चे ने कुछ बोला क्यों, बच्चे ने क्यों कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो ये वो शौक हो गए। शौक होने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो भागे, उस बच्चे के पीछे पीछे भागे और जाकर उस बच्चे से पूछा, जाकर क्या किया, उस बच्चे से पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आप आपसे दाम पूछा उन्होंने और आपने दाम बताया नहीं और आप मुस्कुराकर आगे क्यों चले गए। तो बच्चे ने कहा कि उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास लगा ही नहीं था, उनको पानी नहीं पीना था। तो शौक हो गए वो आदमी कि ऐसा क्यों, आपको कैसे पता है कि उनको पानी नहीं पीना था। तो बच्चे ने कहा, कुछ कहा ऐसा, और वो सुनकर वो बहुत ही शौक हो गए और अपने घर जाकर उन्होंने डायरी में बहुत कुछ लिख डालिया, बहुत कुछ लिख डाला कि मैंने आज सीखा ये वो, बहुत कुछ। क्या लिखा उन्होंने डायरी में, तो बच्चे ने जवाब दिया कि जिनको भूख लगता है वो खाने का दाम पहले नहीं पूछते, उनके सामने जो खाना दिखता है वो पहले सोचते कि हम खा लेते हैं। ठीक है, या क्योंकि उनको सब पता है कि उतना ज्यादा महंगा नहीं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, 2-4-5 रुपए के लिए वो भिखार नहीं, भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो दाम नहीं पूछेंगे। जिनको जोर जोर से भूख लगी है वो खाना खा लेंगे, जिनको प्यास लगी वो पानी पी लेंगे, और जिनको प्यास नहीं लगी है, जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, पानी पीना भी है कि नहीं पीना है, उस असमंजस में है, वो कंफ्यूजन में है, वैसे कभी खरीदेंगे नहीं, उनको खरीदना ही नहीं था। ये सुनकर मतलब वो ये लिखे, और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा उसमें, उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि वैसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गोल ही नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है, तो ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा कि ये है मेरा गोल और इसी गोल पे मुझे रहना है, यही मुझे करना है। और बस एक बार गोल आपने सेट कर लिया, उस गोल की तरफ आप डेडिकेटेडली चले गए। ठीक है, उस गोल की तरफ आप डेडिकेटेडली गए, फिर डेडिकेटेडली जाने के बाद आपको पता चलने लगेगा कि मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, वो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्लान नहीं करना पड़ेगा, आप उस सिस्टमैटिक तरीके से आप करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है।
देखो आप लोग बच्चों, आप सब एक स्टैंडर्ड में हो, मेरे भाई जैसे हो, सब छोटे छोटे भाई जैसे हो, है ना। यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, सबको सुनाई तो दे रहा है ना, हम बोले जा रहे हैं सबको, ऐसा थोड़ी है सुनाई नहीं दे रहा। अगर सुनाई दे रहा है तो हाथ उठा के मुझे बता दो तो सुनाई दे रहा है। कम ऑन, मुझे तो इंडिकेट करो तो सुनाई दे रहा है। ओके ओके, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो देखो, आप सब मेरे भाई जैसे हो, ठीक है, छोटे भाई जैसे हो, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। हमारे भी अगर छोटा भाई है तो 8th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो 10th में है, ठीक है, 8 9 10 में है, तो कजिन है। तो आप सब मेरे छोटे भाई और बहन जैसे हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो पर्टिकुलर एज है, हम अपना मान के आपको बता रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, एक स्टूडेंट के नाते से भी, एक टीचर के नाते से भी, और एक भाई बहन भाई के भी नाते से हम बता रहे हैं आपको कि गोल यही उम्र है 8th स्टैंडर्ड का। इसी उम्र में आपको क्या करना होगा, गोल सेट करना होगा। क्या करना होगा, गोल, कि मुझे क्या करना है। 8th स्टैंडर्ड है, आपको गोल अब अभी से स्टार्ट करना शुरू करोगे, तभी जाके आप 10th स्टैंडर्ड आते आते एक प्रॉपर प्रॉपर आप अपना गोल सेट कर पाओगे। फॉरेन कंट्रीज इतना डेवलप क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि जो विदेश है इतना डेवलप क्यों कर रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, क्यों डेवलप कर रहे हैं? क्योंकि वो बचपन से ही उनको ये पता रहता है कि उनको करना क्या है। अगर आपको पता रहेगा कि मुझे सुबह उठने के बाद ब्रश करने जाना है, तब करोगे। आप किसी से पूछोगे कि अगला काम क्या करें हम? नहीं पूछोगे। कंफ्यूजन रहेगा? नहीं रहेगा। करियर काउंसलिंग के पास जाओगे कि मुझे करियर में क्या करना, आगे क्या करना है? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ब्रश करना है। सुबह उठने के बाद मुझे नित्य क्रिया, यानी जो भी टॉयलेट वगैरह करने के बाद मुझे ब्रश करना होगा। ब्रश करने को मुझे नहाना होगा, खाना होगा। ये आपको पता है कि आपको, क्योंकि 9 बजे क्लास करना है, 9 बजे आपका शेड्यूल है, या आपका 3 बजे या 4 बजे का शेड्यूल है, तो 4 बजे से पहले आपको आईडी वाईडी सब लेकर, खाना वाना खाकर, कॉपी कलम लेकर 4 बजे बैठ जाना है। आपका लक्ष्य है 4 बजे तक सारा काम खत्म करके 4 बजे क्लास करना है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे 5 बजे तक या 5:15 बजे तक ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को खत्म कर देना है। ये मेरा गोल है। अगर मेरा गोल सेट रहेगा तो हम खत्म कर देंगे ना। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कितना देर में क्या खत्म करना है, हम पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वैसे ही आप अपने जीवन में जब तक गोल सेट नहीं करोगे, कुछ भी करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पता नहीं चल रहा कर क्या रहे हो जीवन में। ऐसे नहीं चलता है। आपको अपने जीवन में एक एक गोल, स्पेसिफिक गोल को सेट करना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, यानी एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे एयर हॉस्टेस बनना है ना, मुझे नासा में जाना है, मुझे इसरो में जाना है, मुझे हॉस्पिटल चलाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे लॉयर बनना है। हर एक प्रोफेशन इंपॉर्टेंट होता है। मुझे एक टीचर बनना है। आपको गोल पता होना चाहिए। एक बार आपने जब गोल बना लिया तो आपको देखना है कि मेरे अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मेरे अंदर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे वर्क करोगे कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, हम इसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपना लक्ष्य बनाएंगे, इसी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे। और इसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग है, इसमें ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से मेहनत में हम सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ को आप स्ट्रॉन्ग कर दोगे, स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई हराने वाला नहीं होगा। ठीक है, कभी अगर आप लेट हो गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच ट्राई करो कि अगली बार हम लेट ना हो। थोड़ा सा अगर लेट हो गए तो उस लेट का कॉम्पनसेशन आपको करना पड़ेगा। लेट हो गए ठीक है, नेटवर्क इशू से, वो अलग बात, हम जस्ट एग्जांपल दिया आपको। लेकिन आपका सेट कर लेना है। लेट, अगर प्रॉपर प्लान करोगे लेट नहीं होगे। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं किए हो तो लेट होंगे। तो प्लानिंग जरूरी है। अपने एबिलिटी को कैसे पहचाने, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप एक काम करो, आप हर रोज सोने से पहले आंख बंद करके या शांति से अकेले में बैठ जाओ। किसी से बात ना मत करो, टीवी वगैरह सब नहीं होना चाहिए, एकदम शांत जगह पे बैठ जाओ।
बैठ के सोचो कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया है, उसमें सब क्या ऐसा किया है कि मुझे तारीफ मिला है, मुझे इसमें क्या करते वक्त बहुत आनंद मिला, बहुत खुशी मिली। फिर देखो कि मुझे कल मैंने ऐसा कुछ किया था, क्या किया था, पिछले एक सप्ताह का देखो, एक महीना का देखो, आपको पता होगा कि मैं क्या ज्यादा करते वक्त खुश रहता हूं, क्या ज्यादा करते वक्त मुझे तारीफ मिलता है, वाहवाही मिलती है। वो पर्टिकुलर पॉइंट को समझो, पकड़ो, और वो देखो कि क्या वो आपका प्रोफेशन बन सकता है। अगर हाँ तो उसमें लग जाओ, और वही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होगा। जैसे मेरा स्ट्रेंथ है, हम किसी चीजों को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। हम पढ़ा सकते हैं, हम बोल बहुत अच्छा सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, और ऊपर से मुझे बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बचपन से लेकर हमें बायोलॉजी और मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए हमने हमने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, हमने पैथोलॉजिस्ट हम बने, हॉस्पिटल ज्वाइन किए, पेशेंट को पेशेंट देखना शुरू कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट देखे। मुझे खुशी मिलती थी जब पेशेंट आकर कहते थे डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ठीक हो गया, ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इलाज कर। तो ये सब चीजें सुन के अच्छा लगता है ना, ये सब सुन के क्या होता है, अच्छा लगता है, और अच्छा फील होता है और खुशी मिलती है। जो काम करने में आपको खुशी मिल रही है और वो काम करते वक्त किसी और को उसमें से हानि नहीं है, और आप उसमें पैसा बना सकते हो वो काम करते वक्त, वो काम इलीगल नहीं है, वो काम इलीगल नहीं है। वो काम करते वक्त अगर आपको खुशी मिलती है, उस काम से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, वो करने में आपको मन लगता है, ठीक है, किसी की हानि नहीं पहुंचा रहे वो करके, ना खुद की ना दूसरे की, पेरेंट्स को भी आप धोखा नहीं दे रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो वो काम आपको करना चाहिए, और वही काम आपको करना चाहिए। तो इसीलिए हम कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग बैठिए घर पे, अपना स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप निकालिए, एक पेज उठाइए, एक पेज पे लिखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे पेज पे लिखिए कि आपका वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को क्या करिए, दोनों को लिखिए, और देखिए कि इसमें जो हमने वीकनेस लिखा है उस वीकनेस को हम कैसे कम कर सकते हैं एक एक करके। और देखो इसमें स्ट्रेंथ है तो इसमें कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है, टॉप स्ट्रेंथ, जो हम प्रोफेशन बना सकते हैं, जिसको हम अपना काम बना के हम पैसा कमा सकते हैं। और उस काम को देखो, ध्यान से समझो, और उस पे फोकस करके लग जाओ अभी से, और देखना आपके रास्ते के रोड़े सारे खत्म होते जाएंगे, छटते जाएंगे। आपके सर पे जो काले बादल होंगे छट के, एकदम आपको लाइट मिलेगा, एनलाइटमेंट मिलेगा, आपको रोशनी मिलेगा, आपको सामने आपका लक्ष्य और मंजिल दिखने लगेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास तक। बाय बाय।